संसद का सत्र शुरू होते ही टीवी पर अक्सर कुछ शब्द बार बार सुनाई देते हैं। प्रश्नकाल चल रहा है, विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, सरकार ने विहिप जारी किया है, शून्यकाल में हंगामा हुआ, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है? देश की सबसे बड़ी पंचायत चलती कैसे है? संसद में पास होने वाला एक एक कानून, विपक्ष का हर एक सवाल और सरकार का हर एक जवाब संविधान की एक सख्त नियमावली से बंधा होता है। सरकार कब जवाब देने के लिए मजबूर होती है? आखिर प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? और 0R संविधान में लिखा ही नहीं है, फिर भी हर दिन कैसे चलता है? आज मैं इस वीडियो में आपको संसद की पूरी ABCD आसान भाषा में समझाऊंगी, ऐसे कि अगली बार जब आप संसद की कोई भी खबर सुने या आपके सामने आए तो आपको उसका हर शब्द सही तरीके से समझ आ पाए। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में से एक माना जाता है। भारतीय संसद के 3 हिस्से होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता का सदन है, जहां जनता सीधे अपने प्रतिनिधि चुनती है। वहीं राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि सरकार से जवाब मांगने का सबसे बड़ा मंच भी है। संसद की बैठक सुबह ठीक 11 बजे शुरू होती है और दिन का पहला घंटा यानी 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल कहलाता है। यही वो समय होता है जब सांसद सीधे सरकार से सवाल पूछते हैं और मंत्री को जवाब देना पड़ता है। क्वेश्चन आवर का मकसद सिर्फ जानकारी लेना नहीं होता, बल्कि सरकार की जवाबदेही तय करना भी होता है और इसीलिए इसे संसदीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत व्यवस्था माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन आवर के अंदर भी 3 तरह के सवाल होते हैं। यहीं से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिसके आगे स्टार का निशान लगा होता है। इसका प्रिंट हरे रंग के कागज पर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मंत्री को सदन में खड़े होकर मौखिक जवाब देना पड़ता है। जवाब सुनने के बाद सांसद तुरंत पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यही सरकार की असली परीक्षा है। कई बार एक सवाल से शुरू हुई चर्चा कई बड़े खुलासों तक पहुंच जाती है। लोकसभा में एक दिन में सीमित संख्या में ही तारांकित प्रश्न लिए जाते हैं ताकि उन पर डिटेल में चर्चा हो सके। अनस्टार्ड क्वेश्चन यानी अतारांकित प्रश्न। अब मान लीजिए कि सांसद को सिर्फ जानकारी चाहिए, लंबी बहस नहीं, तब वो पूछता है अतारांकित प्रश्न। इसमें मंत्री लिखित जवाब देते हैं, लेकिन इस जवाब पर कोई पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। यानी सरकार जानकारी तो देती है, लेकिन उसी समय उस पर बहस नहीं होती। अक्सर आंकड़े, रिपोर्ट्स, योजनाओं की प्रगति और सरकारी रिकॉर्ड से जुड़े सवाल इसी श्रेणी से पूछे जाते हैं। इन्हें पहचान के लिए सफेद कागज पर छापा जाता है। अब सोचिए, अचानक देश में कोई बड़ी घटना हो जाए, जैसे कि बड़ी सुरक्षा चूक, प्राकृतिक आपदा या गंभीर राष्ट्रीय संकट की खबर। ऐसे मामलों में सांसद सामान्य नोटिस अवधि का इंतजार नहीं कर सकता। तब आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यानी अल्प सूचना प्रश्न। अगर स्पीकर या सभापति को लगता है कि मामला महत्वपूर्ण है, उस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए, तो कम समय की सूचना पर भी यह प्रश्न स्वीकार किया जा सकता है। मंत्री को इसका भी मौखिक जवाब देना होता है और पूरक प्रश्न भी इस पर पूछे जा सकते हैं। इसका कागज हल्के गुलाबी रंग का होता है। अब तक हमने उन सवालों की बात की जो पहले से तय होते हैं, लेकिन अगर उसी दिन अचानक कोई बड़ा मुद्दा सामने आ जाए, यहीं से शुरू होता है संसद का सबसे चर्चित हिस्सा 0R का। दिलचस्प बात यह है कि इसका कहीं भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ना ही ये किसी नियम पुस्तक में लिखा गया है। इसके बावजूद आज ये संसद की सबसे फेमस परंपराओं में से एक है। क्वेश्चन आवर खत्म होते ही तुरंत 0R शुरू हो जाता है, यानी लगभग दोपहर 12 बजे, इसलिए इसका नाम पड़ा 0R। इस दौरान सांसद बिना पहले से तय एजेंडा के किसी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे को सदन के सामने उठा सकता है। हालांकि सरकार के लिए तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब मान लीजिए मामला इतना गंभीर है कि संसद में सिर्फ मुद्दा उठाना काफी नहीं है, सरकार से आधिकारिक जवाब भी चाहिए। ऐसे में सांसद कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकता है। इसके जरिए किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले पर संबंधित मंत्री का ध्यान खींचा जाता है। इसके लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। फिर मंत्री सदन में आधिकारिक बयान देते हैं।
इसके बाद सांसद स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं। इसे आप सांसद का एक्सप्लेन योरसेल्फ मोमेंट भी कह सकते हैं। यानी सरकार को बताना पड़ता है कि आखिर हुआ क्या और आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ जवाब नहीं बल्कि पूरे सदन का काम रोककर उसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है, तब क्या होता है? यहीं से शुरू होती है संसद की सबसे आक्रामक संसदीय प्रक्रिया, स्थगन प्रस्ताव। मान लीजिए देश में कोई ऐसी घटना हो जाए जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में विपक्ष स्थगन प्रस्ताव ला सकता है। इसका मतलब होता है आज का तय एजेंडा छोड़िए, पहले इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए। यानी सदन का सामान्य काम रोककर केवल उसी विषय पर बहस हो। हालांकि हर मामले में स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। लोकसभा अध्यक्ष तभी इसकी अनुमति देते हैं जब मामला हाल का हो, बेहद महत्वपूर्ण हो और सीधे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से जुड़ा हो। अगर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो इसे सरकार के लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति माना जाता है, क्योंकि पूरा सदन उसी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगता है। गणपूर्ति यानी क्वोरम। अब सोचिए संसद चल रही है लेकिन सदन में सांसद ही मौजूद नहीं है, क्या तब भी कोई कार्यवाही चलेगी? जवाब है नहीं। यही आता है कोरम। कोरम का मतलब है सदन चलाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% उपस्थिति होना जरूरी है। यानी लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य मौजूद होने चाहिए। अगर कोरम पूरा नहीं होता तो कार्यवाही रोकी जा सकती है या सदन स्थगित किया जा सकता है। यानी संसद में सिर्फ बोलना ही नहीं, मौजूद रहना भी उतना ही जरूरी है। फिर आता है विहिप। अब मान लीजिए संसद में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आने वाला हो। सरकार चाहती है कि उसके सभी सांसद सदन में मौजूद रहें और एक ही तरीके से वोट करें, तो वो क्या करती है? वो विहिप जारी करती है। विहिप कोई सरकारी आदेश नहीं होता, ये राजनीतिक दल का निर्देश होता है। इसे पार्टी का मुख्य सचेतक यानी चीफ विहिप जारी करता है। विहिप का उद्देश्य होता है कि पार्टी के सांसद अनुशासन बनाए रखें। विहिप 3 तरह का होता है। 1 लाइन विहिप यानी सिर्फ सदन में मौजूद रहने की सलाह, 2 लाइन विहिप यानी महत्वपूर्ण चर्चा में जरूर शामिल हो, और 3 लाइन विहिप यानी सबसे सख्त निर्देश, हर हाल में सदन में मौजूद रहे और पार्टी के निर्देश के अनुसार वोट दें। अगर कोई सांसद 3 विहिप का उल्लंघन करता है तो दल बदल कानून के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। हालांकि ये नियम हर तरह की वोटिंग पर लागू नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव या राज्यसभा चुनाव जैसे कुछ मामलों में अलग प्रावधान होते हैं। अब आते हैं संसद के उस सबसे बड़े मुकाबले पर जो तय करता है कि देश की सरकार रहेगी या गिरेगी, यानी विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लोज 3 में साफ लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी जब तक लोकसभा में बहुमत है तभी तक सरकार है। विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन, जब सरकार को लगता है कि उसके पास सदन का बहुमत है लेकिन उसे यह साबित करना है, तब वो खुद विश्वास प्रस्ताव लाती है। इसका मतलब होता है कि क्या सदन अभी भी सरकार पर भरोसा करता है। अगर बहुमत सरकार के पक्ष में वोट देता है तो सरकार अपना कार्यकाल जारी रखती है। फिर आता है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन अगर विपक्ष का दावा हो कि सरकार के पास अब बहुमत नहीं बची है, तब विपक्ष लाता है अविश्वास प्रस्ताव। इसका मतलब है कि सदन अब सरकार पर भरोसा नहीं करता। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके बाद स्पीकर चर्चा की तारीख तय करते हैं, फिर वोटिंग होती है। अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में कई सरकारें अविश्वास प्रस्ताव के बाद गिरी हैं। सबसे चर्चित उदाहरण 1999 का है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 1 वोट से विश्वास मत हार गई थी। विधेयक यानी बिल। अब बात करते हैं उस शब्द की जो संसद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ा है, नाम है विधेयक। जब सरकार या सांसद कोई नया कानून बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो संसद में विधेयक यानी बिल पेश करता है, यानी कानून बनने का पहला मसौदा। इसे अंग्रेजी में बिल कहते हैं। लेकिन क्या हर विधेयक कानून बन जाता है? बिल्कुल नहीं। पहले उस पर चर्चा होती है, जरूरत पड़े तो समिति के पास बिल भेजा जाता है, फिर दोनों सदनों में मतदान होता है और आखिर में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, तभी वो कानून बनता है। फिर आता है अधिनियम यानी एक्ट। जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी पा लेता है
तब वो एक्ट यानी अधिनियम बन जाता है। यानी एक्ट पहले बिल था, लेकिन हर बिल कभी एक्ट नहीं बनता। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। फिर आता है प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन। अब सवाल यह है कि क्या संसद में हर चर्चा कानून बनाने के लिए होती है? जवाब है नहीं। कई बार संसद केवल अपनी राय दर्ज करती है, इसी को प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव के जरिए सदन किसी नीति का समर्थन करता है, किसी घटना पर चिंता जता सकता है या सरकार से कोई कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है। हर प्रस्ताव कानून नहीं बनता, लेकिन उसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा हो सकता है। फिर आता है संशोधन यानी अमेंडमेंट। अब मान लीजिए कि कोई बिल संसद में पेश हो गया, लेकिन सांसदों को लगता है कि इसमें कुछ बदलाव जरूरी है, तब वो संशोधन यानी अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखते हैं। ये बदलाव किसी शब्द, किसी धारा या पूरे प्रावधान में हो सकता है। अगर सदन संशोधन को मंजूर कर ले तो बिल उसी बदले हुए रूप में आगे बढ़ता है। अब आता है मनी बिल। हर साल जब केंद्रीय बजट आता है तब ये शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देता है, लेकिन क्या हर आर्थिक बिल मनी बिल होता है? नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 साफ बताता है कि मनी बिल वही होता है जो सिर्फ कर, सरकारी उधार, भारत की संचित निधि, सरकारी खर्च या सरकारी धन से जुड़े नियमों पर आधारित हो। यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दूसरी बात, राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। लोकसभा चाहे तो उन सुझावों को माने, चाहे तो ना माने। अगर राज्यसभा 14 दिन तक बिल वापस नहीं भेजती है तो भी ये पारित माना जाता है। यानी मनी बिल में अंतिम फैसला लोकसभा का होता है। फिर आता है फाइनेंस बिल। अब यहाँ लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। फाइनेंस बिल और मनी बिल एक जैसे नहीं होते। हर मनी बिल फाइनेंस बिल होता है, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता। फाइनेंस बिल में टैक्स के अलावा दूसरे वित्तीय प्रावधान भी जुड़े होते हैं। अगर उसमें अनुच्छेद 110 के बाहर के विषय भी शामिल हैं तो वो राज्यसभा की भूमिका बढ़ जाती है और सामान्य विधेयक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी दोनों शब्द सुनने में मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से दोनों अलग हैं। अब आता है गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। अब सवाल आता है कि संसद में कानून लाता कौन है? अक्सर सरकार द्वारा लाया गया विधेयक कहलाता है गवर्नमेंट बिल। लेकिन अगर कोई सांसद जो मंत्री नहीं है खुद कोई विधेयक पेश करे तो उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ऐसे बिल बहुत कम कानून बन पाते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक बहुत ही कम प्राइवेट मेंबर बिल कानून बने हैं, लेकिन इसका महत्व इसलिए है क्योंकि कई बार यही बिल नई बहस शुरू करते हैं। फिर आता है वॉइस नोट यानी ध्वनि मत। अब मान लीजिए किसी बिल पर ज्यादा विवाद नहीं है तो क्या हर बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी? जरूरी नहीं है। स्पीकर कहते हैं कि जो सदस्य पक्ष में है वो हाँ कहें, फिर जो विरोध में है वो ना कहें। आवाज के आधार पर स्पीकर फैसला सुनाते हैं, इसे कहते हैं वॉइस वोट। लेकिन अगर किसी सदस्य को लगे कि परिणाम सही नहीं है तब होती है डिवीजन वोटिंग। इसमें हर सांसद का वोट अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी होता है। अगर सिस्टम उपलब्ध ना हो तो पर्चियों या सदस्य को अलग अलग लॉबी में भेजकर भी मतदान कराया जा सकता है। यानी वॉइस वोट अनुमान है, डिवीजन अंतिम और रिकॉर्डेड फैसला। फिर आता है ज्वाइंट सिटिंग। अब सोचिए लोकसभा में बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने रोक दिया, दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे मामलों में संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान देता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ध्यान रहे, मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। फिर आता है गिलोटिन। अब एक ऐसा शब्द जो सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, गिलोटिन। यह नाम फ्रांस की पुरानी मशीन से आया है, लेकिन संसद में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। बजट पर चर्चा के लिए सीमित समय होता है। अगर तय समय तक सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा पूरी नहीं हो पाती तो बची हुई सभी मांगों को एक साथ मतदान के लिए रख दिया जाता है। इसे कहते हैं गिलोटिन। यानी समय खत्म और बाकी प्रस्ताव एक साथ पारित होंगे। फिर आता है पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी संसदीय समितियां। अब एक सवाल, क्या संसद के 543 सांसद हर बिल की हर लाइन पढ़ते हैं? व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संसद में कई स्टैंडिंग कमिटीज और डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज बनाई जाती हैं। ये समितियां बिलों की बारीकी से जांच करती हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेती हैं, सरकार से सवाल पूछती हैं, फिर अपनी रिपोर्ट संसद को दे देती हैं। कई बार किसी बिल में बड़े बदलाव इन्हीं समितियों की सिफारिशों के बाद किए जाते हैं। यानी संसद का सबसे गंभीर और तकनीकी काम अक्सर कैमरों से दूर इन्हीं समितियों में होता है। तो ये है संसद के वो शब्द जो अक्सर आप अखबारों में या संसद के सत्र में सुनते होंगे। अगले सत्र में जब टीवी पर देखें तो याद रखें
कि यह सिर्फ बहस नहीं बल्कि भारत की कहानी लिखने का मंच है। कैसी लगी आपको हमारी खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा।